हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। अब हम शुरू करते हैं 10.3 जिसका हमें इंट्रोडक्शन करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने 10.2 के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे। ठीक है, 10.3 के इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो वेक्टर्स होते हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने सबसे पहले क्या समझा था कि वेक्टर्स होते क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने क्या समझा, सेकेंड वीडियो में हमने ये समझा कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये कैसे करते हैं। 10.3 में हमें करना है प्रोडक्ट। जो वेक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करके निकालते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये टू टाइप से होता है, टू टाइप से होता है ये। एक टाइप होता है हमारा स्केलर, इसको डॉट भी बोलते हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और एक होता है हमारा क्या, वेक्टर, और इसको बोल देते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 10.3 में हमें प्रोडक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, 10.4 में भी हमें प्रोडक्ट ही पढ़ना है, बट कंडीशन क्या है कि 10.3 में हमें स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना है। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर्स के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या निकल कर आता है वो हमें 10.3 में पढ़ना है। तो ये तो 10.4 की कंडीशन है, मैं इसको जो है रफ कर देता हूं। बाकी अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, टू स्केलर्स, सॉरी, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर show that are two non-zero vectors a and b is defined as कैसे डिफाइंड होंगे कि जो a डॉट b आएगा हमारा, डॉट प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, इससे डॉट a डॉट b हमारा क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और ये कॉस थीटा। ये कंडीशन हमारी बनती है। अब ये हुआ कैसे भाई, मैंने क्या कहा, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी सपोज कर लिया हमने, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जो कि वेक्टर ए है। अब भाई इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो सेम ही है, एक ही है, वो सपोज कर लिया मैंने। अब इनका जब इनिशियल पॉइंट सेम है तो भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा जो कि थीटा होगा, है ना। थीटा एंगल से किसी न किसी एंगल से तो ये हो ही रहा होगा ना, चाहे इतना एंगल हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 भी हो सकता है ना। तो ये, हाँ, एक चीज और लिख देते हैं यहां पर। तो ये एंगल की चीज तो समझ में आ गई, वेयर थीटा इज डिफाइंड एज, थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और पाई के बराबर हो सकता है, और पाई से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, थीटा जो है 0 से बड़ा और पाई से छोटा, या पाई भी हो सकता है लेकिन पाई से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में अगर मैं इसको ऐसे सपोज कर रहा हूं, अगर ये ऐसे होता, मान के चलो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, ये है, तो हम इस एंगल को ना लेके हम क्या करते हैं, सॉरी, ऐसे समझो कि ये कंडीशन है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ध्यान से समझना, ये वेक्टर बी है, ये कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन में ये भी इनिशियल पॉइंट बन जाएगा। अब इसमें हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, है ना, जो कि 180 से ज्यादा है, क्योंकि 180 तो यहीं तक आएगा लेकिन ये उससे बड़ा एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना लेके हम इसका यूज कर लेंगे, इस एंगल का। ठीक है, तो हम ये एंगल हटा के वापस से इसी एंगल का यूज कर लेंगे। तो इसीलिए जो थीटा होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या फिर पाई के बराबर या पाई से छोटा होता है। ठीक है, लेस देन होता है पाई से, ग्रेटर देन होता है 0 से, इक्वल दोनों कंडीशन में होता है, 0 पर भी और पाई पर भी। अब यहां से जो हमारा कॉस थीटा निकल गया, अब यहां पर जो वैल्यू आएगी ए डॉट बी की, वो कैसी आएगी वैल्यू, स्केलर आती है ना। ए डॉट बी आता है हमारा स्केलर,
समझ में आ रही बात? ए डॉट बी हमारा यहां से स्केलर आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो कॉस थीटा है वो एंगल्स शो करता है, और यहां पर हमें साफ साफ पता चलता है कॉस का कुछ भी एंगल हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, सबकी वैल्यूज तो हमें पता होती हैं। बट अगर यहां पर हमने वैल्यूज रख दी तो ये तो एक नंबर बन जाएगा। उसके बाद हम ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों की भी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी एक नंबर ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस होती है एक तरीके से मैग्नीट्यूड, मैंने पहले भी बताई थी यही चीज, है ना। तो यहां से अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आना तो एक नंबर ही है, इसीलिए यहां पर स्केलर आएगा, क्योंकि स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले से। अब क्या करते हैं, हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दी है कि ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। जाहिर सी बात है भाई, ए डॉट बी हमारा रियल नंबर होगा ही होगा। अब क्यों होगा? अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो ए डॉट बी हमारा आता है वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? क्या आता है? कॉस थीटा। अब यहां से जो वैल्यू आएगी, देखो मैग्नीट्यूड है, कोई ना कोई नंबर आएगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, कोई ना कोई नंबर आएगा, और ये भी कॉस थीटा। अगर हम कॉस 30 भी लेते हैं तो कॉस 30 कितना होता है? √3/2, तो वो भी कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? रियल नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या है? लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही बात है भाई। अगर सेकंड कंडीशन के लिए हम सॉल्व करें तो ये क्या है? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। समझ में आ रही बात? इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। भाई तभी तो परपेंडिकुलर होंगे ना एक दूसरे के। जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 हमारा कितना होता है? 0, ठीक है। तो ए डॉट बी यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 90, और कॉस 90 हमारा कितना होता है? कॉस 90 होता है हमारा 0, तो ये टोटल 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ठीक है भाई, कि अगर दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उसमें ए डॉट बी अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब है अगर ए परपेंडिकुलर है बी पर तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। वही चीज यहां पर हमें शो करके दिखानी थी। थर्ड क्या है? अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या है? इस बार उन्होंने ये कह दिया थर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, थर्ड समझाता हूँ। चलो रहने देते हैं इसको, है ना। थर्ड के लिए क्या है? इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। इसकी जब ये बात कर रहा है तो थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, भाई इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है ना भाई। एंगल तो वो होता है ना जो कुछ ना कुछ एक ही इनिशियल पॉइंट से होगी, इनके इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, तो एक दूसरे के ये एंगल ही नहीं बनाएंगे। तो यहां से एंगल कितना बन रहा है? cos 0 डिग्री का, और cos 0 डिग्री होता है हमारा 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और cos 0 डिग्री, तो ये टोटल आएगा वेक्टर a और वेक्टर b। तो a डॉट b हमारा यहां से क्या आ गया? वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। क्लियर है इतनी चीज? अगर यही केस हो कि दोनों पर्टिकुलर केस अगर हम ले लें कि दोनों वेक्टर सेम हो, ठीक है, अगर a b के इक्वल हो तो यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर a अगर इक्वल हो वेक्टर b के, तो यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a हो जाएगा ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई गलत बात नहीं है इसमें लिखने में, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। अब यहां से ये 0 डिग्री था तभी ये चीज हुई है, अभी हमने प्रूव करी है। ए डॉट बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, जो कि यहां पर अभी आया। जब यहां पर वेक्टर ए की वेक्टर ए से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, जो कि यहां पर आ गया। अब
अगर यही चीज अगर हम आई जे के जो इसके एंगल्स में शो करते हैं हम एक्स वाई जेड के, तो वहां से एक कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कंक्लूजन हमारा ये निकल कर आया है कि भाई इसी तरीके से जो आई डॉट आई कैप है, ये आई कैप का स्क्वायर बन जाएगा जो कि आ जाएगा 1। उसी तरीके से जे डॉट जे कैप का क्या हो जाएगा, जे कैप का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 1। और उसी तरीके से के कैप डॉट के कैप है तो के कैप का स्क्वायर जो कि ये भी आ गया 1। ये तीनों चीजें तो 1 आ गई है ना। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी पर जाए तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आई डॉट जे आ जाएगा 0, जे डॉट के आ जाएगा 0 और के डॉट आई कैप आ जाएगा 0। तो ये तीनों 0 आ जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। समझ में आ रही बात। तो अगर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा तो इस तरीके से होगा, और अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। हाँ, एक प्रॉपर्टी और रह गई। देखो जाहिर सी बात है, थीटा इक्वल टू पाई दिया है, थीटा इक्वल टू पाई है, इसका मतलब क्या है, कॉस पाई जो होता है वो होता है हमारा -1। तो जब -1 होगा तो यहां पर सीधे -1 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा, जो कि यहां पर हमने शो करके दिखा रखा है। तो यही थी इसकी प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्वेशन जो हमें समझनी थी। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, एक चीज और रहती है इसमें, प्रोजेक्शन। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा और वेक्टर बी का वेक्टर ए पर क्या प्रोजेक्शन रहेगा, तो वो कर लेते हैं बस। बाकी वही लास्ट बचा 10.3 में, बाकी जो जितना भी है कॉन्सेप्ट मैंने सब समझा दिया है। ठीक है, अब करते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं उसको लिखता हूं, इसको मैं रफ कर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। इसमें क्या करना है कि हम यहां से क्या सपोज करते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि भाई ये एक जो है ये एक वेक्टर है, ठीक है, जिसका पॉइंट O है, और ये एक लाइन है, इसको मैं L सपोज कर लेता हूं। ठीक है, अब इस लाइन पर इस वेक्टर A का ये वेक्टर B सपोज कर लो। ठीक है, टोटल इसको वेक्टर B यहां लिख लेते हैं, इसको वेक्टर B सपोज कर लो और इसका प्रोजेक्शन यहां पर बनेगा, और ये वेक्टर A सपोज कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, इसको नेम भी दे देते हैं OA, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यह देखना है कि वेक्टर A का वेक्टर B पर क्या प्रोजेक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहां से प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब कुछ नहीं है, एक तरीके से छाया है, छाया बोलते हैं परछाई। जैसे अगर हम किसी शीशे के सामने खड़े हैं तो हमारी फोटो दिखती है वहां पर, है ना। तो उसी तरीके से ये एक शीशा है, दर्पण है, ये जो वेक्टर है इसका जो फोटो मतलब कि इसकी जो छाया बनेगी वो कितनी बनेगी, तो इसकी छाया इस तरीके से, इस पॉइंट पर इसकी छाया यहां बनेगी। बाकी अगर मैं और कोई पॉइंट मिल सके तो यहां पर तो इसकी छाया बनेगी क्योंकि दर्पण पर हमें साफ साफ दिख ही रहा है। ठीक है, इसकी यहां पर बन जाएगी, और बाकी अगर मैं पॉइंट्स को शो करूं तो इसकी यहां बनेगी, उसकी यहां बनेगी। इस तरीके से क्या है, ये सबकी यहां पर हमें क्या करना है, छाया बना देनी है। ठीक है, एक तरीके से प्रोजेक्शन वही होता है। अब जो ये वेक्टर A है, इसके पास वाला जो हम लेते हैं वो हम क्या ले लेते हैं, OA है ये, और OA को हम क्या कहते थे, पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ले लेते थे, तो यहां से हम क्या कह देते हैं, OA को हम ले लेते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का, एक काम करो, इसको ऐसे कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा, और इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, वेक्टर A का मोड साइन थीटा। इतनी बात आई समझ में भाई। जो उसके जस्ट पास वाला होता है उसको cos थीटा लेते हैं, और उसके सामने वाला जो होता है उसको साइन थीटा लेते हैं। देखो लेने को तो हम इसको भी ले सकते थे, इसको क्यों नहीं ले, क्योंकि ये इसके समांतर जो है ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके समांतर तो यही रहेगा, तो वेक्टर A का साइन थीटा ले लिया। अब हमें क्या करना है कि भाई हमें यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोजेक्शन निकालना है A का B पर। ठीक है, तो यहां से A का B पर प्रोजेक्शन क्या आएगा, लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर A
ऑन अ लाइन एल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और कॉस थीटा। भाई प्रोजेक्शन मतलब छाया, और उसकी छाया इस तरीके से पड़ेगी तो यही वैल्यू आएगी, जितनी ये छाया होगी उतनी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता होती है, अभी हमने निकाली थी, या नहीं भी पता होती तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम वेक्टर बी से, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, ओ ओ ओ ओ ओ यहां पर ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए का मोड है ये मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, इतनी कंडीशन हमने कर दी। अब यहां से हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ, अब इससे पहले भी हमने किया था, है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या आता है यहां से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अगर हम इतनी वैल्यू देखें तो ये हमें ऊपर साफ साफ शो कर रही है, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर ए का लाइन एल पर, मतलब कि क्या है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन आया, वेक्टर बी ही तो है ये एल लाइन का, ठीक है, तो वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन आया वो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और इसे सॉल्व करना चाहें तो हमें एक चीज और पता है कि अगर मैं यहां से बी का निकालू, यहां पर क्या, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना, तो यूनिट वेक्टर जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, वी वेक्टर अपॉन वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होती है वैल्यू। तो अगर हम इसको यहां से सॉल्व करें तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए डॉट बी कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या था, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर वो था प्रोजेक्शन, ठीक है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन था। अगर हम कहें वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालो तो क्या होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑफ अ वेक्टर ए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। उसी तरीके से चेंज क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो है यहां पर, डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा और अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड तो भाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये कैंसिल होंगे एक दूसरे से। तो यहां से सेम वही चीज अभी हमने यहां पर निकाली थी, ये किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम इसको आगे लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए कैप वेक्टर बी, तो हम इसको, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। अगर तुम्हें ये चीज थोड़ी सी टफ लग रही है समझने में कि भाई क्या है ये, क्या बवाल है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना जान लो कि जिस पर प्रोडक्ट होगा, जिस पर प्रोजेक्शन होगा, जैसे ए का बी पर प्रोजेक्शन है, तो जिस पर है ऑन जिस पर होगा, ऑन बोलते हैं ना, ऑन अ वेक्टर ए, यहां पर ऑन आएगा, ऑफ कर दिया मैंने, ऑन अ वेक्टर ए, तो जिस पर होगा वो अपॉन में उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे मैंने ऑन ए वेक्टर ए कहा तो ए पर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। उसी तरीके से इस पर था वेक्टर ऑन अ लाइन एल, ऑन अ लाइन मतलब कि ऑन अ वेक्टर बी, तो उस पर क्या आ गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं। 10.3 में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में समझा दिया है। अगली वीडियो में 10.3 के हम क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं 10.3 के क्वेश्चंस के साथ।